Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. So today we are going to discuss about the part 4 of Unit 3. इससे पहले हम part 1, 2 और 3 में अपने previous topics को discuss कर चुके हैं. तो आइए देखते हैं हमने part 1, 2 और 3 में क्या discuss किया था. हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कौन कौन से होते हैं, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया था, स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली पार्ट 3 में हमने स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया था. तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज पार्ट 1, 2 और 3 को आप रेफर कर सकते हैं. So now we are moving further. So this is the syllabus. We are moving along with this syllabus. Today we are going to discuss about the methods of presentation, right? So let's move ahead. Now before moving ahead, there was a doubt which was asked by one student in the comment section that what is the purpose of presentation? Although purpose of presentation was very much clear in the part 1 itself, but now I want to make it more clear. तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है. सो जस्ट हैव अ लुक. प्रेजेंटेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर आइडिया विद हेल्प ऑफ सम विजुअल एड्स टू एन ऑडियंस विद शेयर्ड इंटरेस्ट. सबसे पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है जहां पे आप विजुअल एड्स की हेल्प से अपने ऑडियंस को, ऐसे ऑडियंस जिनका इंटरेस्ट वही हो जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं, आप विजुअल एड की हेल्प से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं मोर इफेक्टिवली टू द ऑडियंस विद शेयर्ड इंटरेस्ट. दो इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस. प्रेजेंटेशन के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल पर्पस, मे बी योर प्रोफेशनल वन, योर रिसर्च वन, योर करियर, कॉर्पोरेट और व्हाटएवर, राइट? बट सम मेजर पर्पसेस कैन इंक्लूड. यहाँ पे मैं आपको 5 मेजर पर्पसेस जो हैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ. नंबर 1, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और ब्रीफ अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस. अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर आप किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर ब्रीफ में उसके बारे में बताना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस प्रेजेंटेशन एज अ टूल टू इन्फॉर्म. नंबर 2, टू परसुएड ऑडियंस टू एक्सेप्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप अपने ऑडियंस को कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करें, देन यू कैन यूज प्रेजेंटेशन एज अ टूल टू परसुएड. नंबर 3, टू एंकरेज ऑडियंस टू टेक एन एक्शन. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस कोई एक्शन लें, राइट, इफ यू वांट देम टू take some action, then you can encourage them using the presentation. Number 4, to demonstrate a product or tool. Suppose आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं या फिर किसी टूल की फंक्शनिंग के बारे में आप बताना चाहते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं. एंड नंबर 5, टू ट्रेन, इंस्ट्रक्ट और एक्सप्लेन एन आइडिया. अगर आप किसी आइडिया के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फिर अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने कलीग्स को या किसी को भी ट्रेन करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं. तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आप ये 5 मेजर आपको पर्पस जो है वो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनके थ्रू जा सकते हैं, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, which is basically the part of improving the delivery of presentation. इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे हमने उसमें प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन को प्लान किया जाना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया जाना चाहिए, वो सब चीजें हमने पढ़ा. हमने प्लानिंग, प्रिपेयरिंग और लाइक उसका जो टॉपिक डिस्कशन है, टॉपिक को किस तरह से डिसाइड करना है, वो सब चीजें हमने बना लिया. अब हमारा फाइनली प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट प्रेजेंटेशन. सो हाउ टू improve that presentation or how to improve that delivery of presentation, that comes here. So let's discuss about it. Once the presentation has been planned, prepared, organized and rehearsed properly and systematically, it can be delivered. एक बार आपने प्रेजेंटेशन को बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, रिहर्स कर लिया और उसको सिस्टमैटिक तरीके से लाइक प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया ये पूरा प्रोसेस, तो अब आप डिलीवरी के लिए तैयार हैं, राइट? What is important is said in a presentation, but how it is said is more important. आपकी प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप जो प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने वाले हैं वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इट इज एसेंशियल टू इंप्रूव डिलीवरी इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन की डिलीवरी है दैट शुड बी मोस्ट, आई मीन लाइक दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ योर्स। क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप उसको सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप, जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है, बट उसको यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे। Improving delivery involves understanding several delivery methods, choosing an appropriate method, and controlling and reducing the stage fear. तो आपके जो डिलीवरी को इंप्रूव करना है, उस डिलीवरी के इंप्रूव करने में आपके 3 मेजर फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के, उन्हीं को हम मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको ये चूज करना है कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे अप्रोप्रिएट है। आप हर व्यक्ति जो है हर मेथड के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, आपको अपना मेथड चूज करना है। एंड देन फाइनली कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द स्टेज फियर। वंस, आई मीन लाइक दिस स्टेज फियर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। No matter how skilled or how seasoned a public speaker you are, every time you just simply like ride over the stage or you simply go over the podium, you will feel that shake of fear. Yes, everybody feels like that. So what do we mean by that? It means like the fear can never be killed, but it can be tamed or it can be controlled. You need to understand ये जो fear है इसको केवल आपको समझना है। Just understand the fear that this is the part of everybody's life and this is the part of this process, and then ride over the podium and just like give a wonderful speech. So now we are going to discuss about that how to improve the delivery. So in this part we are going to discuss about the methods of delivery or methods of presentation, and in the later parts we would be talking about some other factors. So let's move ahead. The way a presentation is delivered does influence the way listeners will respond to the message. Thus, the most important element of presentation is the speaker's performance. आपकी जो performance है as a speaker, आपकी जो performance है वो सबसे ज़्यादा important होती है। आपकी performance के माध्यम से ही आपकी audience message को gain करेंगे और उसके बाद वो respond करेंगे। It involves choosing an appropriate delivery technique, using speech notes and deciding the non-verbal behavior. ये जो आपका प्रोसेस होता है आपका डिलीवर करने का, उसमें आपको जो आपका मतलब डिलीवरी मेथड है वो आपको चूज करना है। यूजिंग स्पीच नोट्स, आपके जो स्पीच नोट्स हैं उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल बिहेवियर दैट यू शुड यूज देयर। So now we are coming to the methods of presentation. There are 5 basic methods of delivery or presentation. Number 1, the memorizing method. Number 2, the reading method. Number 3, the outlining method, extemporaneous method, and impromptu method. So we're going to discuss about them. A speaker may choose a method of delivery that suits his content, style, and objective. आपके content, style और आपके objective of presentation के साथ जो भी मैच करता है, जो method भी मैच करता है, आप उसको use कर सकते हैं. This is the gist of the delivery methods. Number 1, memorizing method. Number 2, reading method. Number 3, outlining method. Number 4, extemporaneous method. Number 5, impromptu method. So now we are going to discuss them one by one. Number 1, memorizing method. Some people prefer the memorizing method, that is, they memorize the entire presentation and present it from memory. तो कुछ लोग जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है उसको मेमोराइज कर लेते हैं, राइट? This method may be used if the speaker has a stage fear and is very nervous about giving the presentation. अगर आप पहली बार कोई प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, then this maybe I am saying, this may be the appropriate method for you, but believe me, memorization is never an effective method for presenting an idea. क्योंकि memorization में अगर आप थोड़ा सा भी भूल जाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट या बीच में कोई भी पार्ट आप भूल जाते हैं, then you become very nervous and you lose control completely, right? Learning what one intends to say word for word may develop the required confidence in person. लेकिन जब आप पहली बार कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो आपके ऊपर कई सारे प्रेशर्स होते हैं। पहला प्रेशर, आपको स्टेज फियर से कोप करना होता है, उससे थोड़ा उभरना होता है। दूसरा फियर कि भाई आपका जो कंटेंट है आप उसको याद रख भी पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो अगर आपने उसको पूरी तरीके से मेमोराइज कर लिया तो एक फियर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है कि भाई अब मैं भूलूंगा नहीं, मुझे पूरी तरीके से याद हो गया।
So now when you are on stage, you will have to concentrate only upon taming the fear of stage. So your concentration will be only on one fear. अब आपका जो, क्योंकि कंटेंट तो आप लर्न कर चुके हैं, मेमोराइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट बना लेते हैं अगर आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं. बट मेमोराइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप उसका रिहर्सल मल्टीपल टाइम्स करें. ठीक है. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं मेमोराइजेशन मेथड के. फर्स्ट, द स्पीकर मे फॉरगेट समथिंग इन द मिडल ऑफ हिज और हर टॉक, प्रिवेंटिंग हिम हर फॉर कंटिन्यूइंग हिज प्रेजेंटेशन. दिस कुड बी डिजास्ट्रस. अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन के बीच में अपना कंटेंट भूल जाते हैं, एंड बिलीव मी, जब भूलते हैं तो आप पूरा भूल जाते हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट मेमोराइज्ड इट इन अ चेन. सो अगर आप एक पार्ट भी भूल जाएंगे तो उसके आगे का पार्ट आपको याद ही नहीं आएगा. ठीक है. तो इट कैन बी डिजास्ट्रस, इट कैन बी वेरी एम्बैरेसिंग. Moreover, if the entire presentation is memorized, it may not sound spontaneous and natural, creating monotony in presentation. जब आप किसी चीज को याद कर लेते हैं तो वो नेचुरल वे में बाहर नहीं आती, वो नेचुरल वे में आप जो है उसको नहीं बोल पाते. ऐसा लगता है कि एक रोबोट की तरह आप बात कर रहे हैं, आपने कुछ रटा हुआ है और आप उसको सिंपली यू आर जस्ट लाइक पुटिंग इट अवे, राइट. सो वो मोनोटोनसनेस उसके अंदर आ जाती है, मोनोटनी आ जाती है. सो इट डजंट क्रिएट अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. Finally, if the speaker concentrates more on what he is saying, he may not be able to involve the audience in the presentation. जब आप किसी चीज को मेमोराइज करते हैं तो आप कभी भी सामने वाले व्यक्ति से डायलॉग करने की कोशिश नहीं करते, आप उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज आपकी कोशिश ये रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कंटेंट को डिलीवर करूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, राइट. सो ऐसी सिचुएशन में यू डोंट इन्वॉल्व ऑडियंस, एंड व्हेन यू आर नॉट इन्वॉल्विंग द ऑडियंस, बिलीव मी, इट्स नेवर गोइंग टू बी अ गुड आइडिया टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन. Always try to avoid, always try to include your audience in your discussion. So these are the disadvantages of memorizing methods. The following are some suggestions to use the memorizing methods effectively. अब अगर आप memorization method को use करना ही चाहते हैं, here are some important memorizing methods instructions. Number 1, plan, prepare and write out the presentation. अपनी presentation को पूरी तरीके से प्लान कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, उसको लिख लीजिए. Do not memorize the entire presentation, but only some points like the opening part, the attention catching statements, the central idea, the main points and the important illustrations should be memorized. पूरी प्रेजेंटेशन को मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए. जो सेंट्रल आइडिया है उसको मेमोराइज कीजिए, जो ओपनिंग पार्ट है एंड क्लोजिंग पार्ट है उसको मेमोराइज कीजिए, जो मेन पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, स्टोरीज, केसेस हैं उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं. बट डू नॉट जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट एंड वर्ड बाय वर्ड. Right? If you're doing so, you're going to create the biggest mistake of your presentation life. I'm telling you. Okay? Number 3, rehearse thoroughly. जितना भी आपने लिखा है, जो भी आपने याद किया है, उसको बार बार आपको रिहर्स करना है. Not one time, not two time, multiple times. By the time you're not feeling confident and it's not coming from inside, keep rehearsing it before giving the presentation and keep a set of notes ready for reference. रिहर्स करना है, और रिहर्स करने के साथ साथ आपको कुछ अपने नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं, सो दैट यू कैन जस्ट लाइक रिकॉल फ्रॉम देम. लुकिंग एट सर्टेन पॉइंट्स, यू कैन रिकॉल दैट व्हाट शुड आई कम अप विद. ओके, जो भी आप मेमोराइज कर रहे हैं उसके की पॉइंट्स आप लिख लीजिए, जिससे कि आप उनको देख के आपको एकदम से याद आ जाए कि मैंने क्या मेमोराइज किया था. Try to be flexible and spontaneous. और वहां पे जाके don't try to become a robot. Don't try to be so monotonous that you look like a robot. कि आपने कुछ रटा हुआ और आप उसको बस बोलना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धीरे बोलना है, slow. Try to involve your audience because you have your notes. जब आप एक की आइडिया के बारे में बोल चुके हैं तो थोड़ा सा रुकिए, ऑडियंस को टाइम दीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए, देन मूव टू द सेकंड पॉइंट. In this way, it will be flexible and it will be a little bit spontaneous, right? Flexibility का मतलब यहाँ पे ये है कि if there is like somebody from the audience is asking a question, in that situation, you should not get nervous. Try to answer that question. I mean, be flexible in your script. If there is some sort of unexpected or unpredictable thing occurs, then you should be able to cope up with it. You should be able to just get rid of it. I hope you're getting my point. Now coming to the second method, that is a reading method. The presentation is written out and delivered by reading from the manuscript. ये आपने देखा होगा कि जब किसी इवेंट के स्टार्टिंग में हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारे सामने एक पेपर होता है जिसमें हमारा सारा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा होता है, एंड वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस बाय रीडिंग द पेपर.
रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये रीडिंग मेथड जो होता है वही टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन लाइक इट्स माई पर्सनल आइडिया एंड इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ गुड आइडिया, reading method is not considered to be very effective. Why? First of all, you don't have the eye contact with the audience. Okay, let's discuss about it first of all, and then we would discuss about the disadvantages. This method is useful while presenting a technical paper or report that may contain complex technical information or statistical data. जब आप अपने किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहे हैं, टेक्निकल पेपर को, या कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, तो वहां पे आप ये रीडिंग मेथड यूज कर सकते हैं. This method of delivery helps control nervousness during the presentation because there is no danger of forgetting things in the middle of the talk. This gives the speaker confidence. It means यहाँ पे आपको याद करने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है. आपको पता है कि आपका कंटेंट आपको केवल रीड आउट करना है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में से. So in that situation you feel a little bit more in control. You become a little bit more confident. The following suggestions will be helpful in using the reading method effectively. अगर आप रीडिंग मेथड यूज कर रहे हैं then you should try to follow these suggestions. Prepare a full script of the presentation. अपनी presentation का complete script बनाइए. Use capitals, spacing and underlining to break out important parts and highlight significant points. जहाँ पे आपको highlight करना है या जिन points के ऊपर आपको emphasize करना है, उन points को आप capitals में लिखिए या फिर उनको underline कीजिएगा, but try to just highlight them somehow. Before giving the presentation, rehearse it before a live audience. आप अपनी प्रेजेंटेशन को देने से पहले उसको रिहर्स कीजिए लाइव ऑडियंस के सामने. वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सो दैट दे कैन गिव यू द फीडबैक दैट हाउ एग्जैक्टली इट्स अपीयरिंग, राइट? Learn to look at long stretches of your presentation so that you may establish eye contact with the audience. जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में देते हुए अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं, so do not look directly into the manuscript continuously. Try to just look at the manuscript for some time. Try to just like get the entire view of 1 to 2 statements or 3 statements and then look at the audience to deliver them, right? If you will keep on looking into the manuscript every single time or every single moment, then it would be very much distracting for your audience. क्योंकि audience के साथ जब तक आपका eye contact नहीं बनेगा, you would not be able to deliver the presentation in an effective way. ठीक है? तो अपनी presentation में देते हुए eye contact बनाना बहुत जरूरी है. यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स. नॉन वर्बल सिग्नल्स मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस यूज कीजिए, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स यूज कीजिएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज कीजिएगा. जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करना भूल जाते हैं. ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज कीजिएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस तभी इंटरेस्टेड होते हैं जब आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव होता है. अडॉप्ट अ कन्वर्सेशनल टोन. कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो टोन है वो कॉन्वर्सेशनल हो. वो ऐसा ना हो कि आप वहां पे इंस्ट्रक्शन की तरह उनको दे रहे हैं या फिर एक इंफॉर्मेशन की तरह उसको दे रहे हैं. कॉन्वर्सेशनल का मतलब है इन्वॉल्व योर ऑडियंस. यूज पर्सनल एक्सप्रेशंस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. कोशिश कीजिएगा आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो. जनरली व्हेन यू स्पीक एंड इफ यू आर यूजिंग अ लॉन्ग सेंटेंस, इट डजंट, you know, like your audience doesn't get it properly. It becomes very cumbersome or complex. Clear? Number 3 is the outlining method. ओके, वन थिंग वी फॉरगॉट. रीडिंग मेथड के आपके जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, रीडिंग मेथड का पहला डिसएडवांटेज है कि भाई आपका आई कांटेक्ट जो है वो जनरली आपके ऑडियंस के साथ नहीं हो पाता है. नंबर 2, आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में से रीड कर रहे हैं देन there is a very little scope of changing the script because you are sticking to your script only. राइट, सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. नंबर 3 यहाँ पे होता है कि आपकी जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पे आप अपने मतलब फ्री स्पीच नहीं दे सकते. वहां पे आप फ्रीली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे फ्रीनेस नहीं होती, एक बाउंडेडनेस यहाँ पे हो जाती है. राइट, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडिंग मेथड्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द आउटलाइनिंग मेथड. Presentation may also be given with the help of delivery notes. Generally जब आप reading method use करते हैं तो वहां पे आप entire manuscript लिख लेते हैं, लेकिन जब आप outlining method use करते हैं तो यहाँ पे आप पूरी manuscript ना लिख के यहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आप अपने कुछ important points या outlining points जो होते हैं आप उनको लिखें. ठीक है, और उनके थ्रू उनको आप हाथ में लेके या उनको आप एक कार्ड पे लिख के आप अपने सामने रख सकते हैं and then you can deliver the presentation. This is the most effective delivery method as the notes will make the speaker familiar with this message
and give him confidence because he is able to establish eye contact with this audience. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्योंकि आपको लगातार मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं देखना है, you will just read one point and then you will take your time to just explain and elaborate that point by looking into the eyes of your audience. So when you are elaborating the point or when you are delivering the presentation, आपका eye contact जो है वो अपने ऑडियंस के साथ बरकरार रहता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग फ्रॉम समवेयर. सो इट्स नॉट वेरी मच स्ट्रिक्ट रूल कि आपको स्क्रिप्ट जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसी को पढ़ना है. आप अपने हिसाब से कुछ भी बात कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम वेरी मच स्पॉन्टेनियस एंड इन अ कॉन्वर्सेशनल टोन, राइट? However, the note should be prepared carefully because the success of the presentation largely depends upon the quality and types of delivery notes. आपकी जो सक्सेस है वो आपकी टाइप्स ऑफ डिलीवरी नोट्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो आपके जो डिलीवरी नोट्स हैं वो बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए और उनके बाद आपका काफी हद तक रिहर्सल भी होना चाहिए. The following suggestions will help use the notes method effectively. आपको अगर आप नोट्स वाला मेथड यूज करना चाहते हैं या फिर आउटलाइनिंग मेथड यूज करना चाहते हैं, then you should just try to keep in mind these specific suggestions. Number 1, plan and prepare the presentation carefully and write notes or outlines that contain all the important points, transitions and illustrations. आपके जो notes हैं या फिर आपके जो outlines हैं उनमें आपका clearly आप mention कीजिए कि आपके important points क्या हैं. आप ट्रांजिशंस मतलब आप किस पॉइंट पे अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे एंड इलस्ट्रेशंस मतलब आपके जो एग्जांपल्स हैं उनको आप क्लियरली उसमें मेंशन कीजिए. यूज कैपिटल स्पेसिंग एंड अंडरलाइनिंग टू शो इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस. आप कैपिटल वर्ड्स की हेल्प से या फिर अंडरलाइन की हेल्प से उनको हाईलाइट कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि मुझे कहाँ पे इस चीज को एम्फेसाइज करना है. Rehearse the presentation using the outlines. Systematic practice help develop the required confidence. Rehearsal तो एक बहुत important part होता है. अगर आप उसको rehearse करेंगे तो it will give you a better, like more confidence and it will give you more practice. So that you can feel a little bit more confident. Keep a balance between reading outlines and maintaining eye contact with the audience. ऐसा नहीं है कि आउटलाइन में इतना सारा टेक्स्ट लिख लिया कि वो मैन्युस्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट हो गया. नहीं, आउटलाइन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, केवल जो सेंट्रल आइडियाज होते हैं, so that you can continuously have an eye contact with your audience. Don't just read and repeat the word from the scripted outline. Use your ideas to frame thoughts and sentences. Outline method में outline से ही सब कुछ नहीं बोला जाता है. आप वहां से एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और वो सेंटेंस आपको बोलना नहीं है. वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा है, अब आपको उसके अराउंड अपने थॉट्स को वीव करना है. उसके अराउंड आपके थॉट्स जो हैं उनको आपको डिलीवर करना है. In order to sound spontaneous and natural, one should use the notes just as starting points. तो अगर आप एक अच्छे स्पीकर की तरह, एक स्पॉन्टेनियस या फिर नेचुरल स्पीकर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन अपने नोट्स को आप केवल स्टार्टिंग पॉइंट्स की तरह यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, उसके बाद अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको एक मैटर मिल गया कि आपको क्या बोलना है, राइट? तो आपने उस 5 से 10 मिनट के मैटर को बोलने के लिए आपने एक पॉइंट को पढ़ लिया, ठीक है? तो वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट की तरह आपके नोट्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सटेम्पोरेनियस मेथड और एक्सटेम्परी. इसको शॉर्ट में एक्सटेम्परी भी बोला जाता है. तो एक्सटेम्पोरेनियस मेथड क्या होते हैं? एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव मेथड व्हेन केयरफुली प्रिपेयर्ड. ये सबसे इफेक्टिव और सबसे पॉपुलर मेथड होता है अगर आप इसको केयरफुली प्रिपेयर करें. When speaking extempore, we must prepare the notes beforehand and rehearse our presentation. यानी अगर आप एक्सटेम्पोरेनियस मेथड यूज करना चाहते हैं तो आपको जो आपके नोट्स हैं उनको आप पहले से ही बना के आप अपना रिहर्सल कीजिए जितना ज्यादा आपका रिहर्सल हो सकता है. देयर इज नो नीड टू लर्न एवरी वर्ड एंड लाइन बाय रोट. आपको यहाँ पे हर वर्ड को या फिर हर लाइन को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Presentation sounds quite spontaneous to the audience as after thorough presentation we speak while thinking. यानी यहाँ पे आपको कोई भी नोट्स यूज नहीं करने होते, ना तो मैन्युस्क्रिप्ट यूज करनी होती है, ना ही आउटलाइनिंग नोट्स यूज करने होते हैं. यहाँ पे जो भी आप बोलते हैं वो केवल अपने रिहर्सल से आपने मेमोराइज नहीं किया, आपने जो प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस की हेल्प से बोलते हैं, क्योंकि वो सब कुछ आपके माइंड में पहले से आइडियाज आपके माइंड में है. तो आपके माइंड में आइडियाज जो हैं उनको आप मेमोराइज कर चुके होते हैं एंड देन उन आइडियाज के अराउंड जो भी कुछ आपको बोलना है वो आप स्पॉन्टेनियसली अपने स्टेज पे जाके ही बोलते हैं. सो यहाँ पे आपके हाथ में कोई मैन्युस्क्रिप्ट या कोई नोट कार्ड नहीं होते, आप सब कुछ अपने माइंड से बोल रहे होते हैं बिकॉज यू हैव रिहर्स्ड इट वेरी इफेक्टिवली एंड मल्टीपल टाइम्स.
Careful planning and rigorous practice enables one to collect the material and organize it meticulously. अगर आप उसको केयरफुल प्लान करते हैं या फिर आप रिगरस प्रैक्टिस करते हैं बार बार उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने की, देन इट कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पॉपुलर मेथड. एडवांटेजेस, आपके एक्सटेम्पोरेनियस मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एज वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन, वी वर्क हार्ड ऑन द थीम और सेंट्रल आइडिया, वी कैन प्रेजेंट द थीम इन द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर्ड वे. यहाँ पे आप थीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. Thorough preparation on our part makes us feel secure and we carry out our responsibility with self-confidence and assurance. Adaptation is also possible if the need arises. क्योंकि यहाँ पे आप fully prepared होते हैं, यहाँ पे आप fully आपने सब कुछ अपना जो है रिहर्सल बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आप self confident होते हैं और आपके अंदर एक assurance वाली एक spirit होती है कि हाँ ठीक है, everything is going to be perfectly okay. Right? And you can be flexible also. Whenever you require, you can be easily very much flexible. You can just engage with the audience. Eye contact will always be there. You will be prolific. Okay? We can be flexible in our use of language. आप अपनी language के use में भी flexible हो सकते हैं. जैसा आप चाहें वैसी language आप use कर सकते हैं. Supporting material helps to present our points clearly and also adds weight to our agreement. जो भी आपका agreement है या जो भी आप वहाँ पे propose करने जा रहे हैं, उसमें आपको weight मिलता है because your supporting material जो है वो that can actually give you some more ideas. You can keep the supporting material, but you don't need to read it. In fact, I mean like essentially from that only. Appropriate selections of quotations, illustrations, statistics, etc. helps us to substantiate our point. आप अगर quotations, illustrations या statistics use करते हैं तो आपके जो points हैं उनको weight मिलता है. You substantiate those points. Our delivery sounds natural and spontaneous to the audience as it allows us to establish a rapport with the audience through more eye contact. जब आप ज़्यादा eye contact अपने audience के साथ करते हैं, then you actually build a rapport with your audience. Rapport means a temporary relationship. They feel connected to you. So that feeling of connectedness makes this presentation very much effective. It enables us to move freely with ease. When you don't have any manuscript to read, when you don't have any note cards to read from, then you become absolutely free to move over the stage. And you can use your space. And using your space makes you more comfortable. Right? So आप podium पे घूम के बात कर सकते हैं. आप one end to another end, you can just like have a walk, have a free stroll, and just keep talking to this audience like in a conversational tone, and it is very effective. Disadvantages of extemporaneous method. What can be the disadvantages? If preparation is inadequate, we can get lost and find ourselves uncomfortable. अगर आपकी preparation complete नहीं है, then never use extemporaneous method because you will be very much lost. If we rely too much on the note cards and start reading out from them instead of just consulting them for reference, then the speech will be lost its spontaneity. यानी अगर आप यहाँ पे भी note card use करने की कोशिश कर रहे हैं, then the purpose of the extemporaneous speech will be very much failed, right? The fourth one is the impromptu method. Impromptu method क्या होता है? The impromptu mode, as the word suggests, is what we use when we have to deliver an informal स्पीच विदाउट प्रेपरेशन. यानी अगर आपको विदाउट प्रेपरेशन कोई स्पीच डिलीवर करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियंस में बैठे हुए हैं और जो स्पीकर है उन्होंने अचानक से आपका नाम लिया और आपको स्टेज पे बुला लिया. नाउ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पीक, बट नाउ यू विल हैव टू डिलीवर द स्पीच. दैट इज कॉल्ड द इम्प्रॉम्प्टू मेथड ऑफ डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, एट अ फॉर्मल डिनर पार्टी यू मे बी इन्वाइटेड टू डिलीवर अ वर्ड ऑफ थैंक्स. सो do not panic and babble something in an unmethodical way. Instead, calmly state your topic and then preview the points you are to make. ऐसी किसी भी सिचुएशन में जब आपको अचानक से बुला लिया जाए या फिर आपको impromptu speech या impromptu presentation deliver करनी हो, so first thing is do not panic. Don't get completely freaked out, because if you get freaked out, you won't be able to do anything. You will be completely, static and you won't be able to just move yourself. So पहली important बात तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को एक रिलैक्सेशन स्टेट में लेके आना है. Just tell yourself everything is okay. And now I am going to deliver certain points. So try to recall certain points. Try to just keep some points at the fore of your mind that what I am going to deliver. And that can happen only when you are calm and relaxed. If you are tensed, you would not be able to do that. That's for sure. Okay? Support your points with the whatever example, quotes, anecdotes you recall at that time. उस टाइम पे जो भी आपको छोटी stories
केसेस, एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी याद आ रहा है तो अपने पॉइंट्स को उससे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए. Then briefly summarize to restate your points and end with a smile. और अपनी स्पीच को बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचिए, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा मत खींचिएगा, उसको जल्दी से समराइज करने की कोशिश कीजिएगा और जो पॉइंट्स आपने पहले से बताए हैं उनको आप दोबारा से रीस्टेट करने की कोशिश कीजिए. Remember, it is not difficult for you to anticipate certain occasions where you may be asked to speak a few words. और हमेशा तैयार रहिए. Always be prepared. You can easily anticipate that where I can be called upon stage to speak and where I can't. So if you have any anticipation or any expectation that I can be called upon the stage, please be prepared. This is the first, you can say, like requirement. Be as brief as possible during your impromptu presentation. अपनी impromptu presentation को कभी भी लंबा नहीं खींचना है. Always be very brief. Impromptu speeches के advantages क्या हो सकते हैं? Number one, we sound very natural because we do not get enough time to make any elaboration. इट मीन्स यहाँ पे आप फुल्ली नेचुरल होते हैं, फुल्ली स्पॉन्टेनियस होते हैं. जो आपके अंदर है आप वही बोलेंगे, जो आपने प्रिपेयर कर रखा है आप वही बोलेंगे. तो यू आर वेरी मच स्पॉन्टेनियस. We get a chance to express our thoughts irrespective of what others think or say about a particular topic. यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा चांस होता है जहाँ पे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं without thinking what others people are think. We are spontaneous as we say what we feel, not what we ought to say. यहाँ पे हम वो बोलते हैं जैसा हम महसूस करते हैं. Because when you do not prepare, you do not try to manipulate things. You say things which are really coming from your inside. So here you are very much spontaneous. What can be the disadvantages of impromptu speech or impromptu presentation? Number one, the presentation lacks organized development of ideas because of the shortage of time. यहाँ पे हो सकता है कि जब आप फ्रीली बोल रहे हो, जब आप विदाउट प्रिपरेशन बोल रहे हो, तो आपका जो डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ना हो. देयर इज नो सप्लीमेंट्री मटेरियल टू सब्सटेंशिएट द स्पीच. आपके पास कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल नहीं है. सो एट टाइम्स इट कैन बी लेसर इफेक्टिव इफ यू डोंट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट. Chances of rambling are very high. Various points may hang loose. Rambling means like you can be very much, you can say unspecific, or you can be very much inaccurate at times. तो कुछ पॉइंट्स आपके लूज हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे हो सकते हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से सब्सटेंशिएट ना कर पाए. देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वोकलाइज्ड पोजेस. यहाँ पे आप अपने पॉजेस का यूज कर सकते हैं. Most of the times you try to use a lot of frequent unrequired words such as actually, you know, hello. यहाँ तक कि मैं भी जब स्पीच देता हूँ तो मैं भी, आपने देखा होगा कि मैं जनरली you know यूज करता हूँ, राइट? तो ये जो वर्ड्स होते हैं, these words are considered to be the fillers, so they are very much ineffective and they make your speech a little bit ineffective. So we should try to just avoid them. The presentation may turn out to be a failure if the speaker has inadequate proficiency in the language he uses. अगर आप किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है और आपको उस लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, then it becomes very less probable that you can be effective. So अपनी effectiveness को improve करने के लिए you should have a good fluency or good command over the language which you are utilizing. Okay? So that's all for today, my dear students. I hope you understood each and every concept. In case you have any doubt or any question, you can ask through the comment section. I will definitely try to include it in the next session, which I am going to take tomorrow. So if you like the video, please like, subscribe and share so that you can be connected to me and you can be notified about every video. Another important thing, if you want to connect to me directly through WhatsApp or Telegram, the links are given in the description box. You can join through there. Okay. So for any recommendation, always try to reach me. Thank you so much for watching. See you in the next video.